हमारी लाडली बेटी। शाम को आते हुए राशन लेते आना, और हाँ, सोनू के स्कूल में फीस भरनी है, उसके लिए पैसे देते जाओ। बीबी की इस मांग पर जेबें उल्टी करके दिखाने के सिवा विवेक के पास कोई दूसरा उत्तर नहीं था। माथे पर चिंता के साथ सवेरे तो विवेक अपने काम पर निकल गया, लेकिन वापस घर आकर अपने पूरे परिवार को घर की आर्थिक संकट के बारे में बताने के लिए बैठा। उसके परिवार में उसका छोटा भाई विशाल, जो कि उसी के साथ काम करता था, उसकी बीबी, उसका एक बेटा और माँ भी थे। एक बहन भी थी, लेकिन उससे विवेक ने अपने सारे नाते रिश्ते तोड़ रखे थे, क्योंकि उसकी बहन प्रज्ञा ने उसके मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी। उस शाम विवेक ने आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। क्यों ना हम उस प्लॉट को बेच दें जिसे बाबूजी ने प्रज्ञा को शादी में देने के लिए खरीदा था। बेटी को दी हुई चीज वापस नहीं मांगते, पाप लगता है। प्रज्ञा का जन्म होते ही घर खुशियों से भर गया था, तभी तुम्हारे बाप ने यह तय कर लिया था कि यह प्लॉट प्रज्ञा का है, जो उसे उसकी शादी में दे दिया जाएगा। माँ ने अपना विरोध जताते हुए कहा, कौन सी बेटी? वो बेटी जो प्रेम विवाह कर घर की इज्जत को खाक में मिला गई, और यहाँ तक कि बाबूजी की अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुई। विवेक ने टॉन्ट मारते हुए कहा, मेरा मुंह मत खुलवा। यहाँ कौन नहीं जानता कि प्रज्ञा कुछ दिन गली के नाके से ही लौटा दिया गया था, और उससे अपने पिता से आखिरी बार मिलने का हक भी छीन लिया गया था। माँ ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा। माँ के इस वार से दोनों बेटे चुप हो गए। ना बड़ा बेटा कुछ बोल पाया और ना ही छोटे बेटे के मुंह से कोई शब्द फूटा। थोड़ी देर की शांति के बाद छोटा बेटा विशाल बोला, प्लॉट बेच तो देंगे, पर क्या प्रज्ञा कागजात पर दस्तखत करेगी? मुझे तो नहीं लगता वो हमारा भला सोच भी सकती है। आखिर है तो औरत जात, पुरुषों की परिस्थिति कैसे समझ पाएगी? काफ़ी वाद विवाद और सोच विचार के बाद सब प्लॉट बेचने के बात पर सहमत हुए। पड़ोस के मोहल्ले में प्रज्ञा की एक दोस्त रहती थी, उसके द्वारा प्रज्ञा को घर आने का न्योता दे दिया गया। अगले दिन सुबह से गली के नाके पर खेल रहे विवेक का बेटा सोनू की बुआ आ गई, बुआ आ गई की आवाज़ सुन घर वाले चौकन्ने हो गए। दोनों भाई मन में द्वेष और नफरत के साथ उसको कैसे घर में आने के लिए कहे, इसी दुविधा में थे। वो कहते हैं ना, ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उसी कहावत के हिसाब से दोनों भाई बहन से बात करने के लिए तैयार हुए। दरवाजे पर जब बेटी और दामाद ने पूरे 5 साल बाद कदम रखा तो माँ की आंखें भर आई और दोनों को बड़े प्यार से घर के अंदर लेकर आई। बेटी और दामाद भी माँ का इतना स्नेह देखकर भाव विभोर हो गए। शाम को परिवार के सारे सदस्य एक जगह पर इकट्ठा हुए। बेटी और दामाद के आगे हिचकिचाते हुए माँ ने ही प्लॉट का मुद्दा उठाया। प्रज्ञा को थोड़ा अंदाजा था कि कोई बड़ी बात होगी, क्योंकि जिस दिन उसे न्योता मिला था उसी दिन से वो ये सोच रही थी कि ऐसा क्या बात हो सकती है कि जो खरूस भाई उसे बाप का मुंह भी दिखाने के खिलाफ थे, वो अचानक इतने पिघल गए। लेकिन अब उसको सारी बात समझ में आ गई। प्रज्ञा ने तिरछी नज़र से अपने पति विक्रम जी की तरफ देखी तो वो बोले, देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ आपका था वो आप ही का रहेगा। ना उस पर मेरा या प्रज्ञा का कोई हक था, ना है, और ना ही भविष्य में हम मांगेंगे। इसलिए आप निश्चिंत होकर उस प्लॉट के साथ जो करना है कीजिए। आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ साइन कर देंगे। सुबह से अपने जीजा से नजरें चुरा रहे दोनों भाइयों ने अब अपने जीजा को अच्छे से देखा। सुबह प्लॉट के कागजात पर बहन के दस्तखत लेकर काम खत्म किया जाएगा, यह तय हुआ। सब इस मीटिंग को ख़त्म कर उठ ही रहे थे कि टीवी पर अनाउंसमेंट हुआ कि आने वाले 21 दिनों तक देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। विक्रम जी फ़ोन पर बात करने के बाद कहे, अब हम क्या करेंगे प्रज्ञा? कल की बस भी रद्द हो गई है और 21 दिनों तक कोई बस नहीं है। हम तो फंस गए। इस खबर से दोनों भाई बहुत निराश हो गए, क्योंकि एक तो उनकी आमदनी कम थी और 2 लोगों का और खाने पीने का बोझ बढ़ गया था।
लेकिन माँ अंदर ही अंदर खुश थी, क्योंकि इतने बरसों बाद घर वापस लौटी बेटी इसी बहाने कुछ दिन आराम से उसके साथ रह पाएगी। दोनों भाई सब्जियां और फल बेचा करते थे। कुछ दिनों में ही लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के चलते लोगों ने उनसे सब्जियां और फल खरीदने बंद कर दिए। पहले से खराब उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब होने लगी और वह मन ही मन प्रज्ञा के कदमों को अशुभ मानने लगे। बहन और जीजा जी से उनकी यह हालत छुपी नहीं थी। प्रज्ञा के कहने पर विक्रम जी ने दोनों भाइयों की सब्जी और फल की रेहड़ियों पर लोहे की रॉड और जालियां फिट कर दिए। बाजार जाकर दोनों के लिए कैप, हाथों के दस्ताने और थोक के भाव से सब्जी और फल खरीद लाए। दोनों की रेहड़ियां अच्छे से तैयार कर फल और सब्जियां ढक कर दोनों भाइयों को टोपी और दस्ताने देकर विक्रम जी ने उनसे कहा, एक बार इस तरह से धंधा करके देखो, शायद आपका मुनाफा बढ़ जाए। थोड़ी आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने जीजा जी के समझाए अनुसार धंधा शुरू किया। 2-3 दिनों बाद ही कोरोना से घबराए लोग अब ढकी हुई फल और सब्जियां और दस्ताने और सेफ्टी का ध्यान रखते बेचने वालों से ही फल और सब्जियां खरीदने लगे। इस तरह समझदार दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा अच्छा चलने लगा और उनके घर का गल्ला जो पहले खाली हो रहा था अब धीरे धीरे भरने लगा। माँ अपने मरे हुए पति से मन ही मन संवाद साधने लगी। देखो जी, आपकी प्रज्ञा सच में लक्ष्मी है। उसके पांव घर में पड़ते ही घर खुशियों से भर रहा है। दोनों भाइयों की आंखों में पहले जो गुस्सा था उसकी जगह अब शर्म ने ले ली थी। वह मन ही मन सोचते थे, क्या गलत किया था बहन ने, जो हमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। शादी ही तो की थी और शादी करने से पहले हमें बताया भी तो था। हम ही थे जो उसे स्वीकार नहीं कर पाए। दोनों भाइयों के मन से द्वेष और नफरत धीरे धीरे खत्म हो गए। 21 दिनों बाद जब दीदी और जीजा जी प्लॉट के कागज पर साइन करने जाने लगे, तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया और उनसे माफ़ी मांगते हुए प्लॉट के सारे कागज उन्हें देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफा तो दूर की बात है, आपका हक भी नहीं दिया, लेकिन अब इस प्लॉट को स्वीकार कर हमें प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए। सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और माँ ऊपर देखकर बोली, देखा आपने, आपकी लाडली ने आज फिर हमारा घर खुशियों से भर दिया।